हेलो फ्रेंड्स, गूगल के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य टू द पॉइंट के माध्यम से ऐसे सभी टॉपिक्स को कवर करना है जो अभी तक लगभग सभी एग्जाम्स में सर्वाधिक बार पूछे गए हैं। टू द पॉइंट्स के इस प्रोग्राम में हम सभी विषयों के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन्हें कवर करेंगे, जिन्हें मुख्यतः एनसीईआरटी या फिर स्टैंडर्ड बुक्स या किताबों से शामिल किया जाएगा। तो चलते हैं आज के सेशन की ओर। तो अब इस सेशन का जो लास्ट अधिनियम बचा हुआ है वो 1935 का है, यानी कि 1935 का भारत शासन अधिनियम है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप पढ़ना चाहें तो 1947 का जो भारत शासन अधिनियम है उसे भी पढ़ सकते हैं। चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 क्या कहता है। यह अधिनियम भारत के पूर्व उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा तथा विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ थी। मतलब जो 1935 का अधिनियम था इसे हम लघु संविधान भी कहते हैं, क्या ठीक है। और इसमें 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियाँ थीं। आइए इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं को देख लेते हैं। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य एवं रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। इस अधिनियम ने केंद्र एवं इकाइयों के बीच 3 सूचियाँ, यानी कि संघीय सूची जिसमें 59 विषय थे, राज्य सूची जिसमें 54 विषय थे और समवर्ती सूची जिसमें दोनों के लिए 36 विषय थे, के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दे दी गई। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। मतलब जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था उसमें ये सारी व्यवस्थाएं जो की गई थी, लेकिन ये लागू नहीं हो सकी क्योंकि इसमें सारे जो देशी रियासतें थी उन्होंने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है। पॉइंट नंबर 2 ये कह रहा है कि इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी, यानी कि जिस द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ 1919 अधिनियम के द्वारा अभी किया गया था उसे 1935 अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया जाता है तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया जाता है। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन करने का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी कि जो गवर्नर था उसको राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक हो गया। और साथ ही यह व्यवस्था 1937 में शुरू की जाती है और 1947 में इसे समाप्त कर दिया जाता है, यानी कि जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकी या पूरी तरह से लागू नहीं हो सकी। तीसरा पॉइंट दिया गया है, इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की। अब यहाँ पे देखिए 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की जाती है लेकिन लागू नहीं हो सकती, ठीक है। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित एवं आरक्षित विषयों में विभक्त कर दिया गया और हालांकि यह प्रावधान कभी लागू ना हो सका। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये प्रावधान जो भी बनाया गया वो लागू नहीं हो सका, ज़्यादा दिन तक चल नहीं सका या फिर पूरी तरह से लागू नहीं हो सका। आगे देखेंगे पॉइंट नंबर 4 में कहा गया है कि इसने 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की, यानी कि जो 11 राज्यों में से 6 राज्य थे उसमें क्या किया गया, 2 सदनीय व्यवस्था यानी विधान परिषद और विधानसभा का गठन किया गया। यहाँ देखिए वो 6 राज्य कौन से थे। इस प्रकार बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी तथा असम में द्विसदनीय विधान परिषद एवं विधानसभा बन गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध भी थे, ठीक है। अगला 5वां पॉइंट दिया गया है कि इसने दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था प्रारंभ किया। और 6वां पॉइंट यहाँ दिया गया है कि इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया, ठीक। और इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई, ठीक है। मतलब क्या किया गया, जो व्यवस्थाएं 1858 के अधिनियम के द्वारा की गई थी उनमें भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया और जो भारत सचिव होता था वो जाके इंग्लैंड के जो सलाहकारों की टीम होती है उसमें मिल जाता है। आगे देखेंगे हम 7वां नंबर क्वेश्चन है, इसने मताधिकार का विस्तार किया और लगभग 10% जनसंख्या को मत प्रदान किया। अब ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जब भी इस अधिनियम से प्रावधान दिया जाता है तो इस प्रकार के ऑप्शन उसमें दिए जाते हैं कि इसने मताधिकार के क्षेत्र में 10% का विस्तार किया, ठीक है, या फिर इस अधिनियम के तहत 10% लोगों को मताधिकार दिया गया था, तो ये सही है। आगे देखेंगे और 8वां पॉइंट दिया गया है कि इसके अंतर्गत देश की मुद्रा साख एवं नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। आप सभी को पता है 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है। और अगला 9वां पॉइंट दिया गया है, इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की। मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही क्या हो सकता है, लोक सेवा आयोग हो सकता है। आगे पढ़ेंगे 10th नंबर पर दिया गया है कि इसके तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। मतलब इसी के तहत 1937 में क्या किया जाता है, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं। और यहीं पे हमारा ये सेशन समाप्त होता है, ठीक है।